अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय। अभी देखिए कुछ टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। असेसिंग फैमिली नीड्स, यानी परिवार की आवश्यकताओं का आकलन, असेस करना। परिवार की क्या आवश्यकता है, वह से क्या चाहत है। दूसरा, काउंसलिंग स्किल। काउंसलिंग स्किल का मतलब है आपका परामर्श कौशल। एंड थर्ड है डिसेबिलिटी स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली। क्या स्ट्रेस पड़ता है डिसेबिलिटी का उसके बच्चे और उसके फैमिली पर। फैमिली पर क्या पड़ता है और बच्चे पर क्या पड़ता है वो मैं संक्षेप बता चुका हूँ, पुनः हम कुछ विस्तृत बताएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, और इस स्ट्रेस को, दबाव को, परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। हाउ कैन रिमूव स्ट्रेस। कोपिंग भी है, पूर्व में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, कोपिंग विथ होपिंग। कोपिंग विथ होपिंग यानी कहने का अर्थ है, कोपिंग विथ होपिंग का मतलब है कि आप कोपिंग करिए, यानी मुकाबला करिए आशा के साथ, उम्मीद के साथ। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम एक कर समझेंगे। असेसिंग फैमिली नीड्स। देखिए, प्रत्येक परिवार की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की जरूरतें, आवश्यकताएं, क्षमता, कमी दूसरे बच्चों से भिन्न भिन्न होता है, सबका बराबर नहीं होता है। परंतु कुछ आवश्यकता समान रूप से देखी जाती है, जो सामान्य करीब मिलता है। बच्चों से आशाएं, अभिभावक क्या बच्चों से आशाएं रखते हैं, पूर्व में बताया हूँ, पुनः मैं बता रहा हूँ। जब बच्चा माँ के घर में होता है तो माता पिता बहुत सारे आशाएं संजोगे रखती हैं, चाहे दादा नाना नानी। और जब बच्चा दिव्यांग पैदा लेता है तो उसकी अपेक्षाएं निरपेक्षाएं तब्दील हो जाता है। आगे सोच सकते हो, चाहे जब जाके गिरे तो चकनाचूर, यानी जब बच्चा गोधान में रहा, बहुत खुशी, बहुत आनंद, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, पूजा पाठ, ऐसे रहना, वैसे रहना, शिक्षक दिखाना, कोई गड़बड़ी न हो जाए और बाद में पता चला बच्चा नहीं गया, तो आप सोच सकते हैं परिवार पर कितना बड़ा स्ट्रेस पड़ा होगा। तो देखिए, परिवार में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैंने बताया है। पुनः मुख्य रूप से मैं तो 8 बताया, लेकिन मुख्य रूप से 3 स्ट्रेस हर को मिलता है, और वह क्या है। पहला, अस्वीकृति। मैं इसके पूर्व में बताया, पहले तो बच्चे को स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है और हो सकता है। बाद में उस बच्चे को बोझ समझने लगते हैं, यानी बालकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। आने छोड़ो, इसको पढ़ाई क्या है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये ऐसी रहेगा। दूसरी बात क्या है, सिक्योरिटी। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि माता पिता परिवार उसको एक्सेप्ट करते हैं, पर वह देर से करते हैं, और तब तक बहुत बड़ी भूल हो गई होती है। और जब स्वीकृत करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे को ट्रेनिंग दिलाने की कुछ स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, न्यूरोमोड्यूलेशन के द्वारा कुछ बच्चों में सुधार होता है, तो उसके परिवार में कुछ आशाएं जगती हैं। इसके बाद क्या होता है, समायोजित का मतलब है इस प्रकार के हृदय वाले अभिभावक सही बातों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आदि दिव्यांग बच्चों के साथ वो कोप अप कर जाते हैं, एडजस्टमेंट कर जाते हैं। क्यों एडजस्टमेंट कर जाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा है और उसके साथ ऐसा बनकर रहना होगा, तो क्या होता है, वो कोप अप हो जाते हैं। अभी कभी इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है इसके, जैसे पारिवारिक कलह। अरे मत करो यार, उसको तो दिव्यांग बच्चा हो गया, वो
दिल्ली और भेलोर और एम्स और कहाँ कहाँ घूमते रहता है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया बच्चे में, बच्चों को कुछ हुआ भी नहीं, इसको लेकर के परिवार में खराब होता है। अशांति और क्या है, सहायक तत्वों की कमी। होता क्या है, लोग उसे मदद करना नहीं छोड़ते, वह कितना करेगा, गलत धारणा हो जाते हैं। अरे जन्म की बिगड़ी अब का सुधरी, जे जन्मते बिगड़ा है अब का सुधरे, बहुत सारी भ्रांति है सवाल। उचित मार्गदर्शन की कमी हो जाता है, सेवा का अभाव, परिवार वाले लोग सेवा करना छोड़ देते हैं, और पारिवारिक अन्य समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए आगे है काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग एक ऐसा है कि काउंसलिंग से व्यक्ति का दिशा और दशा बदल जाता है, पर काउंसलर वेल नोन पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। और काउंसलिंग स्किल जो है यह एक सहायता प्रक्रिया है, दिस इज प्रोसेस। काउंसलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो दिव्यांग लोगों को इस काउंसलिंग करके उसको हम सहायता दे करके उसको अपने काम के प्रति मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। हम लोग काउंसलिंग करके किसी लोगों का हम उसकी मानसिक परेशानियों को, स्ट्रेस को भी दूर करते हैं। देखिए काउंसलिंग स्किल के कुछ तत्व हैं। क्या, पहला ये एक प्रक्रिया है, दूसरा इसके अंतर्गत संबंधी शामिल है। आने काउंसलिंग में बड़ा उस व्यक्ति को अपने अंदर लेना पड़ता है, लेने के बाद ये मिल करके उसकी बातों को समझना पड़ता है। यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है, इस सीखने की चीज है। यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है, प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोसेस है। जो समस्या है उसको सोल्विंग करता है। इसका उद्देश्य क्या है काउंसलिंग का? भैया काउंसलिंग का उद्देश्य है उचित सूचना प्रदान करके मार्गदर्शन करते हुए समस्याओं को सुलझ करना, दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों को बेहतर समझना और स्वीकृत पर्सनालिटी को सुविधा प्रदान करना, दिव्यांग बच्चे के समूह विकास के प्रति प्रत्यक्ष रूप से प्रमोशन करना, काउंसलिंग करना, दिव्यांग बच्चे के अभिभावक और उनके बच्चे के समस्या को समाधान करने के लिए उसके प्रयास करना, यह इसका उद्देश्य है काउंसलिंग का। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, सिम्टम्स ऑफ काउंसलिंग, सिम्टम्स ऑफ काउंसलिंग, सिम्टम्स ऑफ काउंसलिंग। इसके लक्षण है कौशल को बढ़ावा देना, अन्य सीखने के प्रति प्रेरित करना। जब कोई बच्चा दिव्यांग ही नहीं, सामान्य बच्चे भी किसी कार्य को करेगा और उसमें विकास होगा, वो भी खुश होगा। बच्चे को देखते हैं ना, मैंने किया, व्यवहार परिमाण, बिहेवियर मोडिफिकेशन करना। कुछ ऐसे असामाजिक व्यवहार बच्चे करने लगते हैं तो हमको उसको परिवर्तित करना उसी वक्त होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा, कल वो बिहेवियर मोडिफिकेशन करना संभव नहीं हो पाएगा। संबंधों में सुधार, किससे क्या संबंध होना चाहिए, किससे कैसे बात करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास, बच्चों में कुछ बेसिक निर्णय लेने की क्षमता उनमें बढ़ोतरी करने के लिए बताना चाहिए। दिव्यांग बच्चे के गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के प्रति प्रयास को वृद्धि करना चाहिए। अब देखिए काउंसलिंग स्किल एक स्टेप बाय स्टेप है, कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले काउंसलिंग फर्स्ट है कि हम सुनना, जो मेरे पास आया, जो समस्या से ग्रसित है, उसकी पूर्ण बात, उसकी परिवार, उसकी हिस्ट्री प्रेम पूर्वक सुनना, जिससे उसको लगे कि मुझे बहुत बड़ी हितौषी है। परामर्शदाता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। आने जो काउंसलर है उसको सुनने वाला ज्यादा और बोलने वाला कम होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग बच्चे के माता पिता बड़ा तनाव, फ्रस्ट्रेट और प्रेशर लगाते हैं। तो आते हैं, मैंने देखा है, क्या करें सर, एक बच्चा तो इतना बड़ा हो गया 15 साल का, अब
अपने से खाना नहीं खाता सर, कपड़ा नहीं धोता सर, खाना नहीं साफ कर पाता सर, क्या करना चाहिए? हम लोग तो तबाह तबाह हो गए सर, घर के सारा सामान बर्बाद। माने वो बैठने के बाद लगातार बोलते गए। हमारे यहाँ डॉक्टर सेक्रेटरी चिकित्सक थे, अभी नहीं है, ना रहे, बहुत अनुभवी, बहुत अच्छे थे। तो मैं भी सदर हॉस्पिटल दरवाजा बैठा था, झरिया से गुजर गए और जैसे मैं बोल रहा हूँ सर इतना बड़ा हो गया तो कुछ करता नहीं है, अपने से खाना नहीं खा पाता सर, स्नान नहीं कर पाता सर, हम लोग क्या करें, कैसे इसको शादी ब्याह करें, इसका जीवन क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो आदमी बहुत पेशेंट्स से देख चुके थे, 2 बन गया था, तो स्वाभाविक आदमी कान भाषा थक जाता। उन्होंने कहा कि देखिए बच्चा ठीक है, आपकी का इलाज हमको करना होगा। वो गार्जियन कैसे, नहीं बच्चा तो सर दिमागी हालत ठीक है, नहीं दिमागी हालत आपका ठीक है, बच्चा तो ठीक है, बच्चा चुपचाप, और आप बोले पर बोले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यह काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं है, और काउंसलर तो थे भी, तो सेक्रेटरी थे। काउंसलिंग में कहता है कि बाबा को जितना बोलना है बोलिए, और ऐसा ध्यान लगाइए कि लगे हमारी बात बहुत सीरियस, सब सुन रहे हैं और हमारे प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए काउंसलर। सेकेंड, समझना, समझिए क्या क्या चुनौतियां बता रहा है भाव। प्रवणदाता का दूसरा महत्वपूर्ण कौशल बच्चे को उसके माता पिता की समस्या को समझना और दिव्यांग बच्चों को भी समझना, जिससे उसके समस्या को समाधान के लिए उचित उपाय ढूंढा जाए। एंड थर्ड, क्रियान्वयन योजना। क्रियान्वयन योजना क्या होता है, कैसे उसको हम एक्टिवेट करें, कैसे संचालित करें। अन्य प्रबंधकर्ता द्वारा दिव्यांग बच्चे उसके अभिभावक के समस्याओं को हल्का विकल्प ढूंढने, निर्णय लेने, क्रियात्मक योजना का विकास करने तथा कार्यों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यानी जब उसकी बात को ढंग से आप सुने तो उससे अभिभावक को बहुत अच्छा रहेगा, मन में संतुष्टि मिलेगा, और हर बात को उसको अगर आप रिकॉर्ड करते गए मन में, तो क्या होगा कि उचित समस्या का समाधान उस बच्चे के विकास में कर सकते। तो ये था हमारा काउंसलिंग। सेकेंड है डिसेबिलिटी स्ट्रेस द चाइल्ड इन फीलिंग। क्या स्ट्रेस बढ़ता है? मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले अस्वीकृति होता है, दूसरा ऊपर होता है, 8 से मैं बता चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस सो दैट द राइट है। तो अब आगे क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत मुश्किल है। अब किसी तनाव को हम कैसे कम करें, अपनी परेशानियों को कैसे कम करें? देखिए भाई, मस्तिष्क का भोजन क्या है? तो देखिए क्या है मस्तिष्क का भोजन, बताइए, पता है? सोना नहीं है, न खाना, सोचना भी नहीं। मस्तिष्क का भोजन योगा है जी, फर्स्ट भोजन है योगा। तो देखिए तनाव प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप कोई अच्छी मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट प्रोफेशनल से संपर्क करिए। और सबसे बड़ी बात है तनाव प्रबंधन में कि नित्य आप सुबह उठें, योगा करें, खान पीन समय से और संतुलित आहार मेंटेन करें, और अगर आपको कुछ शौक है तो उस शौक को थोड़ा पूरा करें। आपके मन में स्ट्रेस ये है तो जो आपको अपना अच्छा मित्र और दोस्त लगे, जहां अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं, जरूर भी। देखिए लाफिंग क्लब होता था, लोग रिटायर पर्सन शाम को बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ी सी अपने अंदर की बात किसी अच्छे मित्र से करने से आपका मन हल्का होता है। तो आप कुछ बनाइए, रोजाना बयान करिए, अपने आप को शौक है तो शौक का चीज जरूर करिए, अपने विचारों भावनाओं को कुछ लिखना है तो लिखिए। इसके साथ अपनी समस्याओं को एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल करिए, आइए आपस में बातचीत करिए, उससे भी आपका मन हल्का होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। अब अंतिम लास्ट में है कोपिंग बिहेवियर। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया है कोपिंग विद होपिंग। कोपिंग विद होपिंग मतलब होता है आशा के साथ मुकाबला, उम्मीद के साथ मुकाबला। देखिए जब कोई समस्या है
समाधान आपको करना है, ईश्वर नहीं आएंगे, आपके गरीब घर में भरने वाले नहीं है, आपको ही करना है। तो जो हमें ही करना है तो उसके बारे में सोचें। तो क्या सोचना है? अपेक्षाओं को बदलना। अपेक्षाओं को बदलने का मतलब है आप ये अपेक्षाएं था कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, आप सोच लीजिए अब तो जहीर हो गया, मेरा बच्चा कुछ नहीं बनेगा, अपेक्षा कर। दूसरा, अगर आपको अपेक्षा है कि पढ़ करके हम टीचर ही बनेंगे, अब मान लीजिए सरकार से नौकरी नहीं मिली तब तो टेंशन ना दिए, क्या करें हम इतना बर्बाद करके दूसरा में हॉस्टल लग के पढ़े और बोल इतना खट्टा हो गया, हमको नौकरी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, तो हाथों करें नहीं। जीवन नौकरी ही नहीं है, जीवन और कुछ है, ज्ञान महान है। अगर आपने ज्ञान है तो आपका लोग सब छीन लेगा, पैंट छीन लेगा, धन छीन लेगा, लेकिन आपका राजा स्वदेश पूछते विद्वान सतत पूछे, विद्वान की पूजा सतत होती है, ज्ञान की पूजा सतत होती है। इसलिए ज्ञान को संजो कर रखने का प्रयास करें। दूसरा, समस्या का सुधारना। कोई समस्या है, प्रयास करें हर स्तर से सुधार में लाना है। समस्या से कदम में स्थापित करना, यानी आपका कोई समस्या है तो उसे ताल में बैठाना, ठीक है। इसके बाद कंप्रोमाइजिंग प्रॉब्लम, उस मैंने समस्या है तो उसे सब कंप्रोमाइज करने का प्रयास करें, लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब है जो मैंने समायोजन की बात कर रहा था, तो समायोजन के तरीके क्या हैं? देखिए इसके तरीके हैं, पहले तो अस्वीकृत होगा, लोग मानेगा नहीं, बाद में फिर धीरे 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 बात करते करते समझाते भाई अब यही स्थिति, कुछ नहीं होने वाला है, इसको एक्सेप्ट करना, तब जाकर क्या आपको स्वीकृति मिलेगी। और जब आपका स्वीकृति हुआ, फिर स्वीकृति हुआ, तब जाकर क्या एडजस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब यही रहना है। देखते हैं ना कभी कभी नया नया लड़के लड़कियों की शादी होती है ना, जो माँ बाप अपने लड़के अपने लड़कियों का तमन्ना नहीं पूरा करते, या जो लड़कियां अपने जीवन अपनी तमन्ना नहीं पूरा कर पाते, तो अपेक्षा किससे रखती है पता है? हंस ये तो होगी, ये कैसे नहीं जाएगी? हंसने परेशान करना तो जानते नहीं मिला है, मुर्गा मिल गया हलाल करना है ना, ठीक है, सही बात है। तो जब एक्सपेक्टेशन रहता है और आपको वह एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पाया, तो क्या होता है? क्या कहेगा? न नहरेशु न सासुरेशु, है ना? तो क्या है, हर हालत में पहले तो सुकृत हो गए, पहले आकांक्षाएं बहुत था, फिर क्या हो गया? आप टूटने लगे, हमारी आकांक्षाएं पूरा नहीं होने पाई, न पापा की तरफ से हुआ और न हमारे हस्बैंड की तरफ से हुआ। अब हमारे क्या करोगे? अब हमारे भाग में यही लिखा है, आने तुम स्वीकृत करोगे, फिर क्या होगा? दोनों में तनातन एकदम, चलो भाई गाय हम लोग दोष, पक्का दोष। क्यों दोष? क्योंकि अब हम लोग को जो है जैसे यही करना जाएंगे। तो पहला अपेक्षाएं होती है, तो उसमें एक्सपेक्टिव होता है, चलो यहाँ नहीं हो तो अस्पताल कुछ नहीं जाएगा। तो यही है दिव्यांग बच्चे के माता पिता क्या सोचते हैं, बहुत जब बच्चा घर में रहता है बहुत एक्सपेक्टेशन होता है, और तो बच्चा दिव्यांग जन्म लिया तो उसका एक्सपेक्टेशन उसका टूट जाता है, और टूट जाता है तो उसकी कार्रवाई नहीं है कि मेरा दिव्यांग बच्चा है, नहीं इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पूरा रुपया लगाता है, दिल्ली बम्बई कलकत्ता टहलते रहता है। जब एकदम हार जाता है तब सोचता है कि हमारे भाग में जाको भाग्य में यदि लिखा है का करके कोई हितकारी, हमारा कोई हित करने वाला नहीं, अब हमेशा ही रहना। फिर स्वीकृति हो जाता है, और जब स्वीकृति होता है तो समाज में समायोजन बन जाता है। देखिए अब भैया समायोजन की जो बात कर रहे थे एडिशन की, तो समायोजन की बाधाएं क्या है? समायोजन की बाधाएं हैं जो व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? वो टूट जाता है। कैसे? पहला कारण होता है परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक होना। परिवार के दो सदस्य अगर बीमार रहते हैं, उसमें दिव्यांग बच्चा आ गया तो बहुत परेशानी भी हो जाता है, वो टूट जाता है बेचारा। इसके बाद पारिवारिक समस्याएं, जैसे वैवाहिक कलह, नहीं कौन लड़का से शादी करा दिया, हमको तो कमाल है, ये लड़का कहेगा लड़की नहीं, फालतू है, कहना नहीं है, बहुत खर्च है। तो समझने के लिए बात में कहा है सहायता की कमी, बड़े व्यक्ति की मृत्यु, यानी आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, दादा नानी, अगर आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है तो आप बड़ा महसूस करें, हमारे यहाँ कोई सहायक होता ना,
हमारे बच्चों को स्कूल खिलाता, हमारे बच्चों को पढ़ा देता। कोई घर में देख कितने लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जो सोचते हैं क्या करें, हमें से बोले, मुझसे बोले, मेरा एक भाई रहता ना था, हम और कुछ करते नहीं, क्या करें, हम अकेला है, हम कुछ नहीं कर पाते। एक भाई रहता तो आप हम कुछ करते। तो जब मैंने मीडिया सपोर्टर कहा था, सबको अपने संगठन के लिए, अपने मजबूती के लिए एक सहायता होता है, ठीक है। तो अगर किसी बड़े बुजुर्ग की घर में मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा असहाय हो जाता है। अगर बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो उसको इतना अनुभव है कि हमारा अगर उससे पूछो यार, इसको छत नहीं है, वो जानता है कि छत है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, छत अगर उड़ जाए तो समस्याएं क्या होगी वो कहने की जरूरत नहीं है। परिवार, समुदाय, पड़ोसी, रिश्तेदारों, मित्रों, कार्यकर्ताओं की स्वीकृति में कमी। अरे यार क्या इसके पीछे पड़े हो, कुछ नहीं होने वाला दिव्यांग में, जन्म के बिगड़ी और का सुधारने वाला है। अच्छा बजट पढ़ाओ, कमाएगा, उनको बुढ़ाई में देखा, ये क्या करेगा, ये तो जीवन भर भाग रहे। बाहर वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। देखिए, अगर ऐसे कोई दिव्यांग बच्चे मैं देखा हूँ और अगर उसकी किसी कारण से अपना नीट हो जाए, चाहे पानी में गिर करके, बाथरूम में गिर करके या करंट से, क्योंकि डिस्टर्बिंग बिहेवियर होता है, कभी कुछ होता है, हमारे यहाँ हुआ है, तो आपके घर वाले जितना नहीं परेशान करेंगे उतना आपके सराउंडिंग नेबरहुड जो है आपके, वो परेशान करेंगे। अरे नहीं उसका बच्चा मर गया है, थाना ठोकर का पूरे देश हो गया है, उसे माने ऐसा करें कि लगे जैसे उनका कुछ निकाल दिया। तो एक क्या है कि बाहर वालों को अधिक हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण परिवार समायोजन नहीं कर पाता है। वित्तीय स्थिति की कमी, भाई परिवार में फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो स्वाभाविक है कोई दिल्ली चल जाएगा, कोई कलकत्ता, तो कोई बॉम्बे चल जाएगा, घर में खाली औरतें परिवार रहेंगे तो उसको तो लोगों को भर पर कोई दिखाने वाला नहीं रहेगा, तो दिव्यांग को दिखेगा, सबसे बड़ी समस्या है। व्यवसायिकों द्वारा गलत मार्गदर्शन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो प्रोफेशनल है वो गलत दिशा में भेज देते हैं। जाना है साइकोलॉजिस्ट के पास, भेज देंगे फिजियोथेरेपिस्ट पर। मैं ऐसा देखा हूँ कई संस्थान वाले से, कई प्रोफेसर जिनको लिटिल नॉलेज यूनिवर्सिटी, जिनको कम जानकारी है, वो कहते हैं कि हम एक क्लास में बच्चों को 35 बच्चे पढ़ाते हैं, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। ऐसे बच्चों को 4, 6, 8, 9, 10 आप कहते हैं 35 बच्चों पढ़ा सकते। आप फिजियोथेरेपी जानते हैं कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी बोलते हैं हम कर रहे हैं ऐसे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो प्रोफेशनल हैं उनके द्वारा गलत मार्गदर्शन दे दिया जाता है, जिसके कारण एडजस्टमेंट गलत हो जाता है, समायोजन परिवार में दिव्यांग बच्चा नहीं हो पाता है। उपलब्ध सेवाओं की सूचनाओं में कमी। देखिए अभी हमारा 23वां वर्ष 20 फरवरी को पूरा होगा। मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हूँ, राज्य सरकार, भारत सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है दिव्यांगजनों को, उनके अभिभावकों, उनके माता पिता तथा न्याय द्वारा कानून न्याय की क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है इसके बारे में, क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी नहीं होने के कारण सरकार की सुविधा देते हुए लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो समायोजन के सारे बधाई हैं। अब मैं एक बार कंक्लूजन में आता हूँ। मैंने जो लिखा असेसिंग फैमिली यूनिट्स, उसको क्या जरूरत है बता दिया कि उसकी आवश्यकता नहीं है, एक बच्चा खूब है, अच्छा है, आगे बढ़े, और जब दिव्यांग होता है तो डिफरेंट टाइप की समस्याएं कम होने लगता है। काउंसलिंग मशीन बहुत बड़ा चक्कर है, मैं तो बहुत संक्षेप में बताया हूँ, एक मुख्य है काउंसलिंग का। और काउंसलिंग एक ऐसी चीज है अगर सही ढंग से परामर्श दिया जाए तो व्यक्ति का दिशा और दशा दोनों बदल जाता है। डिसऑर्डर, स्ट्रेस, द चाइल्ड एंड फैमिली, बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है, परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है। 8 टिप्स में बताया हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब आप पर स्ट्रेस है, तनाव है, दबाव है, उसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे अभी उस पर मैं चर्चा किया हूँ। और कोपिंग बिहेवियर एंड कोपिंग विथ होपिंग, मानी बहुत ही मजबूती के साथ मुकाबला करना, बहुत ही आशा के साथ अपने स्ट्रेस, अपनी समस्याओं को मुकाबला करना है। इसके साथ आज का जय हिंद।